जहां फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार सेना के जवानों से मिलने पहुंचे। अक्षय के साथ अभिनेत्री कृति सेनन भी नजर आई। आर्मी स्टेशन के सगत सिंह स्टेडियम में अक्षय कुमार और कृति सेनन ने विजय रन फॉर सोल्जर मैराथन रवाना किया। वहीं अक्षय कुमार ने जवानों के साथ वॉलीबॉल खेली, साथ ही जवानों की हौसला अफजाई भी की। आर्मी एरिया में सेना अक्षय और कृति की एक झलक पाने के लिए जवानों की भीड़ लगी रही। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार सेना के जवानों से मिलने के लिए पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त खबर बात कर लेते हैं मरुधरा में होने वाले निकाय चुनाव की। 20 जिलों के 90 नगरीय निकायों में सदस्य पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य अधिकारी चित्रा गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र लिए जाएंगे। नामांकन पत्रों की समीक्षा 16 जनवरी से की जाएगी, जबकि 19 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आयोग 20 जनवरी को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा। बता दें कि निकाय चुनाव का मतदान आगामी 28 जनवरी को होना है, जबकि मतों की गणना 31 जनवरी को सुबह 9 बजे से होगी। 90 निकायों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया बीते 11 जनवरी को शुरू हुई थी। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 4 दिनों तक चली। अब तक कुल 5100 से अधिक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। प्रेम मीणा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निकाय चुनाव की तैयारी, प्रेम, आखिरी दिन नामांकन दाखिल करने का क्या चल रहा है? आखिरी दिन है नामांकन दाखिल करने का। अपराह्न 3 बजे तक नाम दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी सियासी दल है, उन्होंने अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोले हैं। टिकट वितरण को लेकर फिलहाल राजनीतिक दलों में सहमति नहीं बन पा रही है। यदि अपराह्न 3 बजे तक भी नाम दाखिल नहीं करते हैं तो उसके बाद फिर सियासी दल ऐसा माना जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशियों के तौर पर ही मैदान में उतर सकते हैं। आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। 16 तारीख को यानी कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। 19 तारीख तक नाम वापस ले सकते हैं। 20 तारीख को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और 28 तारीख को मतदान होगा। मतदान का समय आयोग ने सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रखा है। आयोग ने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। कानूनी व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आयोग ने इस बार भी संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। फिलहाल आज अपराह्न 3 बजे तक ये देखना होगा कि सियासी दल चुनाव चिन्ह आवंटित करते हैं या फिर नहीं। जी सुमित, 3 बजे तक का वक्त है प्रेम। तकरीबन 11 बज चुके हैं। दोनों प्रमुख पार्टियों की अगर बात करें, प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों की, तो क्या उनके प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करवा दिए हैं? क्या चल रहा है उनके अंदर खाने में? सुमित, मैं आपको बताना चाहूंगा, दरअसल स्थानीय स्तर पर अंदरूनी राजनीति के चलते संभवतः टिकट फाइनल नहीं हो पाए हैं। अभी तक जो नामांकन दाखिल किए हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से दाखिल नहीं किए गए हैं। जो भी नामांकन दाखिल किए हैं वो निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। अब ये देखना होगा कि सियासी दल किस तरह की रणनीति इन स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर अपनाते हैं। फिलहाल इसके लिए हमें अभी इंतजार करना होगा। 3 बजे तक ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। सुमित, ठीक है, शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। अभिजीत मेरे सहयोगी अजमेर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं और बीकानेर से विक्रम जगरवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। 3 बजे तक का वक्त है। अभिजीत, हालांकि सहयोगी अभी बता रहे थे, प्रेम कह रहे थे अंदरूनी राजनीति अभी तक खत्म नहीं हुई है और चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किए गए हैं। अभी तक प्रत्याशियों पर ही मंथन चल रहा है। अभिजीत, क्या चल रहा है अजमेर में?
देखिए सुमित, अजमेर नगर निगम की बात करें तो परिसीमन के बाद 80 वार्डों के लिए यहाँ पर चुनाव होने हैं 28 तारीख को, और दोनों ही राजनीतिक दलों ने अधिकृत रूप से अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। लेकिन भाजपा की ओर से जो दावेदार हैं, जो प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगे, उन्हें निजी तौर पर फोन करके सूचना दे दी गई है, जिसके बाद वे अपना यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं। हालांकि सिंबल अलॉटमेंट जो है वो किस तरह रहेगा, वो अपने नामांकन के साथ सिंबल जो है रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कराएंगे या नहीं कराएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई भी अधिकृत सूची जारी नहीं की गई है। आप देख सकते हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है, लिहाजा गहमागहमी जो है कलेक्ट्रेट में बनी हुई है। 80 वार्डों के लिए 8 रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो तय किए गए हैं, जो हर 10 निगम के वार्डों के लिए यहाँ पे चयनित रहेंगे। अब बगावत का डर बहुत ज्यादा सता रहा है, इस लिहाज से ही बड़ा कारण है कि जो दोनों ही दल है उन्होंने अपने उम्मीदवारों को अधिकृत रूप से सूची जारी कर नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। लेकिन अगर बात करें तो भाजपा ने चूंकि अपने उम्मीदवारों को फोन करके कह दिया है, तो जाहिर तौर पर अपर हैंड कहा जाए तो अपर हैंड भाजपा का रहेगा। लेकिन जिसको फाइनल करना है उसके पास फोन जा चुका है। बीकानेर में क्या चल रहा है विक्रम? जी बिल्कुल, बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर में भी 3 जो नगर पालिकाएं हैं उनमें चुनाव होना है। नोखा और श्री डूंगरगढ़ और देशनोक नगर पालिका में जो है वो चुनाव होना है। और अभी चौथे दिन अंतिम दिन तक आज जो है वो अंतिम दिन का नामांकन किया जाएगा। लेकिन चौथे दिन तक की अगर बात करें तो अभी तक 122 लोगों ने जो है वो नामांकन कर दिया है। और नोखा की अगर बात करें तो नोखा में 66 लोगों ने नामांकन किया है, तो वहीं डूंगरगढ़ में 49 लोगों ने जो है वो नामांकन किया और देशनोक में 6 लोगों को। लेकिन जो प्रेम मीणा ने कही या दूसरे लोग जो कह रहे हैं वो बात भी बीकानेर में भी हो रही है। और बीकानेर में जो कांग्रेस और भाजपा है, दोनों ही दलों में गुटबाजी इतनी ज्यादा है कि उसके चलते अभी तक जो है वो प्रत्याशियों के नाम जो है वो डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो खींचतान है। और इसमें एक रोचक बात ये भी है बीकानेर में कि जो आरएलपी है, आरएलपी भी अब तीनों नगर पालिकाओं में अपने प्रत्याशी जो है उतारने के लिए डट चुकी है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार की खींचतान जो पंचायत चुनावों में देखने को मिली थी दोनों ही प्रमुख दलों की तरफ से, वैसी ही नगर पालिका में भी कैसे पार पाएगी तमाम पार्टियां, देखना वो भी होगा। शुक्रिया अभिजीत, विक्रम आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। सीधा लिए चलते हैं, भारतीय सेना दिवस 73वां स्थापना दिवस मना रही है, कुछ तस्वीरें और दिखा देते हैं। आर्मी डे का जश्न। अंत में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम कमांडेड बाय कैप्टन कमरुद्दीन जमाल ऑफ 861 मिसाइल रेजिमेंट परेड के निरीक्षण के पश्चात सेनाध्यक्ष सलामी मंच की ओर, परेड कमांडर अपने निर्दिष्ट स्थान की ओर। सेनाध्यक्ष ये हैं एनसीसी कैडेट्स, प्रेरित होते हुए एक स्वप्न अपने मन में संजोते हुए कि कभी वो भी इसी परेड ग्राउंड में वहां पर खड़े होकर इस परेड का हिस्सा बनेंगे। ये हमारे राष्ट्र का भविष्य है। सेनाध्यक्ष अपने सैनिकों का निरीक्षण करने के पश्चात सलामी मंच की ओर अग्रसर, पूर्णतया आश्वस्त, विश्वस्त, क्योंकि उन्होंने अपने जवानों की आंखों में देखा है एक संकल्प, साक्षी रहे संसार करता हूं प्रतिज्ञा पार्थ में, पूरा करूंगा कार्य सब कथा अनुसार यथार्थ में। जो पीठ पीछे वार कर आज हंसते हैं अभी, वो शत्रु सत्वर शोक में डूबे मिलेंगे अब सभी। भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। 12 लाख से ज्यादा जवानों और अधिकारियों की ये सेना हमारे देश का गर्व है। इसकी वर्दी गौरव और प्रेरणा का स्रोत है। देश के सामने कोई चुनौती आए, चाहे बाहरी हो या आंतरिक, भारतीय सेना हर मुश्किल में सबसे आगे रहती है। सेना की मौजूदगी से ही सब में आत्मविश्वास का संचार होता है। हमारी सेना साहस और भरोसे का पर्याय है। And braving the weather and conquering it with the warmth of their spirit are the families of the Jawans, proud wives and mothers, happy children, excited and thrilled to be here as the Army Chief moves slowly towards the saluting base.
मार्गदर्शक अब यहां पहुंचने के पश्चात सेनाध्यक्ष परेड का निरीक्षण पूरा हुआ और अब थल सेनाध्यक्ष सलामी मंच की ओर अग्रसर। परेड कमांडर अब अपने निर्दिष्ट स्थान की ओर अग्रसर। और अब सभी को प्रतीक्षा है सेनाध्यक्ष का सेना को, राष्ट्र को जो संबोधन। आज भारतीय सेना अपना 73वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर परेड का भी आयोजन किया गया। सेना के शौर्य को सलामी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और सेना के जवानों को उन्होंने अपनी तरफ से सलामी दी, उनके पराक्रम को नमन किया। बात अब वैक्सीन की। बाड़मेर वासियों के यहां जब खुशियों की सौगात आई तो देखिए कैसे उसका स्वागत किया गया। गाजे बाजे और कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही इस वैन को देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर इस वैन में ऐसा क्या है जिसके स्वागत में लोग इस तरह पलके बिछाए हुए हैं। तो हम आपको बता दें कि ये वैन ऐसी वैसी वैन नहीं है। ये वैन बाड़मेर वासियों के लिए जीवन दान लेकर आई है। तभी तो देखिए किस तरह से उसके आने पर फूलों की बारिश कर, रिब्बन काट कर, तालियों के साथ इसका स्वागत किया जा रहा है। तो चलिए हम आपको बताते नहीं दिखाते हैं आखिर इस वैन में ऐसा क्या है। इसके लिए वैन के अंदर चलिए। अब इन बॉक्सों को ध्यान से देखिए। इन बॉक्सों में 11,590 वो वैक्सीन हैं जिनका पूरी दुनिया को लंबे समय से इंतजार था, लेकिन अब कोरोना का ये काल इनके पास है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आपको देख रहे होंगे लोगों ने कितनी खुशी हुई जिसकी मैं बयान ही नहीं कर सकता। अब हमें विश्वास है कि हम कोरोना से बिल्कुल कोरोना को हराएंगे। कोरोना लड़के कोरोना को सेफ रहेंगे, पुलिस सेफ रहेगी। आपको बता दें कि बाड़मेर जिले के 3 अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटरों पर ये वैक्सीन भेजी जा रही है, जहां 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच टीकाकरण शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ये वैक्सीन कोरोना के फ्रंट वॉरियर यानी स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी, जिसमें करीब 10,231 स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। सबसे पहले हमारे हेल्थ केयर वर्कर लगेगा, फिर फ्रंट लाइन वर्कर को लगेगा, फिर जो 60 साल से ऊपर है, 50 साल से ऊपर है और कोमोर्बिडिटी बड़ा है पेशेंट। 11,590 वैक्सीन आई है, वो रिसीव कर लिया। अभी हम भेज रहे हैं स्टेट को वापस। तो बस एक दिन का इंतजार और फिर वैक्सीन का वार और वायरस जाएगा भाग। बाड़मेर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेमदान की रिपोर्ट। खबर जैसलमेर से। जैसलमेर में एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। गला रेत कर मासूम की हत्या कर दी गई। ये बच्चा खेत में काम कर रहा था। राजमथाई गांव की ये घटना है। राजमथाई गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। खेत पर काम करने के दौरान एक बच्चे की गला रेत कर हत्या। बड़ी खबर जैसलमेर से। राजमथाई गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक और जहां सरकार वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की अपील कर रही है, वहीं दूसरी ओर बूंदी के बाशिंदों ने वैक्सीन की आमद को ही कोरोना की विदाई समझ लिया है। देखिए ये रिपोर्ट।
सरकार के आदेश की हुई अनदेखी, पाबंदी के बावजूद मना महोत्सव, गफलत में रहे जिम्मेदार, सोशल डिस्टेंसिंग हुई तार तार, खेल के नाम पर जान से खिलवाड़। जहां तक नजर वहां तक सर ही सर, गली में, छत पर। लेकिन कहानी बस इतनी भर नहीं है। कुछ ही देर में आपको ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलेगी जो कोरोना काल में शायद ही कभी दिखी हो। कोरोना काल में हैरान करने वाली ये तस्वीरें मकर संक्रांति पर खेले जाने वाले दड़ा महोत्सव की है। बूंदी के आवा कस्बे में आयोजित दड़ा में शिरकत के लिए लोगों ने सरकार के दिशा निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई। ना मास्क नजर आया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने इसे पुरखों की परंपरा से जोड़ दिया। हमारे पूर्वजों ने जो इसको नींव रखी थी तो उसके आधार पे हम आज दिन तक किसी वाले को निभा रहे हैं। समझदारी और तर्क पर खेल का उत्साह भारी था और ये हाल सिर्फ भोले भाले ग्रामीणों का ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोगों का भी था। युवा भी इसमें भाग ले रहे हैं और आसपास के 12 गांव के लोग इसमें भाग लेते हैं। 2 दल होते हैं, एक तरफ हाड़ा वंश रहता है, दूसरी तरफ पूरे ग्रामीण रहते हैं। जो दड़े को खेलते हुए अपनी ओर ले जाता है उसी की जीत मानी जाती है। गौरतलब है कि कोविड-19 के चलते सरकार ने गाइडलाइन जारी कर इस साल दड़ा महोत्सव के आयोजन पर पाबंदी लगाई थी। कस्बे के युवा सरपंच ने भी लोगों से दड़ा महोत्सव नहीं मनाने और कोविड नियमों की पालना करने की अपील की थी। लेकिन खेल के जुनून में लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई, अपने और अपनों की जान जोखिम में डाली। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बूंदी से चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन की खबरों के बीच राज्य के क्रिकेटरों के लिए भी अच्छी खबर है। जल्द ही इन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा। आखिरकार आ गई वो खबर जिसका था अरसे से इंतजार। कोलविन शील्ड की प्लानिंग पकड़ी जोर। तो फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर हम कोलविन शील्ड को शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं और राजस्थान क्रिकेट के सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट पर मुहर। तो अब हम कोलविन शील्ड भी शुरू करने जा रहे हैं फरवरी फर्स्ट वीक में। तो राजस्थान में क्रिकेट पुनः शुरू हो रही है। कोलविन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता कराने की प्लानिंग जोरों पर है। उम्मीद की जा रही है कि इसे फरवरी के पहले सप्ताह में कराया जा सके। आरसीए के उपाध्यक्ष आमीन पठान के मुताबिक पदाधिकारियों के बीच इसे लेकर चर्चा की जा चुकी है। अगर हमारी कोलविन शील्ड होगी तो और राजस्थान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। राजस्थान में बहुत टैलेंट है और सभी जिलों को खेलने का मौका मिलेगा। तो फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर हम कोलविन शील्ड को शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आरसीए जितना जिला क्रिकेट दोबारा शुरू कराने को लेकर उत्साहित है, उतना ही उत्साह खिलाड़ियों में भी है। राज्य के कई खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट की शुरुआत करना चाहते हैं। पहले क्या ओपन ट्रायल हो रहे थे, तो ओपन ट्रायल हो रहे थे उसमें पूरे बच्चों को मौका नहीं मिल रहा था, हम जैसे युवाओं को अब मिलेगा। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि 8 से दोबारा से खुला है। कोलविन होगी, 19 होगी, इससे हमें बहुत फायदा। नई ट्रायल हो रहे थे उसका नुकसान ये था कि जो पुराने बच्चे जो पहले राजस्थान खेल रखे हैं उनको ही सिर्फ चांस मिलता था। अब जो ये नए ट्रायल आने वाले उससे हम जैसे युवा बच्चों को चांस मिलेगा, मौका मिलेगा और पता चलेगा कि किसका टैलेंट कहाँ पे है। कोलविन शील्ड और अंडर 19 टूर्नामेंट के लिए लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्चा आता है। लेकिन मौजूदा समय में आरसीए के पास फंड की कमी है। उम्मीद की जा रही है कि बीसीसीआई से हुई वार्ता के बाद बजट का समाधान निकलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दादेश की रिपोर्ट। और अब बात मरुधरा की मौसम रिपोर्ट की। प्रदेश भर में सर्दी का सितम जारी है। बात अगर श्रीगंगानगर की करें तो यहां भी सर्दी के तेवर बरकरार हैं। शुक्रवार को पूरा शहर घने कोहरे के आगोश में रहा। मौसम विभाग ने जिले में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों को जरूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। विभाग की माने तो आगामी 3-4 दिनों के बाद तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र आमंत्रण में शामिल हुए और सभी प्रतिभागियों एवं संस्थाओं का स्वागत और सम्मान किया। साथ ही एनडीआरएफ द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन किया।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का असम दौरा। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र आमंत्रण में शामिल हुए गजेंद्र सिंह और प्रतिभागियों एवं संस्थाओं का स्वागत और सम्मान यहां पर किया गया। एनडीआरएफ द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने किया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।